मेडिकल साइंस की दुनिया में ना एक बहुत ही क्लियर और कंफर्टिंग सर्टेनिटी होती है, मतलब एक प्रिसीजन होता है। हाँ बिल्कुल, एक तरह का ब्लैक एंड वाइट नजरिया होता है वहाँ। राइट। अगर किसी के पैर में दर्द है और शक है कि हड्डी टूटी है, तो सीधे एक्सरे रूम का रास्ता दिखाया जाता है। एक्सरे की ब्लैक फिल्म पर एक सफेद लाइन दिखती है और डॉक्टर तुरंत पॉइंट करके बता देता है कि देखिए यहाँ फ्रैक्चर है। एग्जैक्टली बात एकदम क्लियर होती है। हड्डी या तो टूटी है या नहीं टूटी है, ब्रोकन या नॉट ब्रोकन। ये एक परफेक्ट बाइनरी सिस्टम है। सही कहा। और इंसान होने के नाते हमें ये क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट चीजें बहुत पसंद आती हैं ना। बिल्कुल आती हैं। हम नेचुरली चाहते हैं कि हर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को किसी ऐसी ही एक्सरे मशीन में डाला जाए और एक सिंपल यस या नो आंसर मिल जाए। लेकिन जब हम समाज, कानून और इंसाफ यानी जस्टिस की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम सही बात है। वहाँ ब्लैक एंड वाइट जैसा कुछ नहीं होता। जस्टिस का पूरा सिस्टम उन ग्रे एरियाज में ऑपरेट करता है जहाँ सही और गलत के बीच की लाइन बहुत धुंधली होती है। तो दोस्तों, आज के इस गहन विश्लेषण में यानी इस डीप डाइव में हम एक ऐसे ही कॉम्प्लेक्स, मर्की लेकिन बेहद जरूरी लीगल लैंडस्केप को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हाँ, और आज का हमारा फोकस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा पिलर जिसे हम आर्टिकल 15 कहते हैं, यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव का निषेध। बिल्कुल। और सुनने वालों को बता दूं कि इस पूरे लीगल सफर को समझने के लिए आज हमने जिस प्राइमरी सोर्स का इस्तेमाल किया है वो है केसरी नंदन एकेडमी के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बेहद डिटेल्ड और इंसाइटफुल नोट्स। और पता है इन नोट्स की सबसे अच्छी बात क्या है? इन्होंने इस सब्जेक्ट को सिर्फ कानूनी धाराओं तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसके पीछे की फिलॉसफी को बहुत गहराई से समझाया है। हाँ, तो आज के इस इन्वेस्टिगेशन का हमारा मिशन सिर्फ एक कानून के टेक्स्ट को पढ़ना नहीं है। हमें ये समझना है कि भेदभाव का निषेध जब कागज से उतरकर एक जिंदा सांस लेते हुए समाज में अप्लाई होता है तो क्या होता है। सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ एक रूल नहीं है ना, ये एक लंबा ऐतिहासिक संघर्ष है, एक ऐसी हिस्टोरिकल बैटल जिसने इस देश की कड़वी सच्चाइयों का सामना किया है। एग्जैक्टली एक कानून कैसे सोसाइटी के टेंशन्स के साथ क्लैश करता है, कैसे वक्त के साथ बदलता है और कैसे मैच्योर होता है, आज हम इसी प्रोसेस को अनपैक करेंगे। और हमारी रिसर्च में ना एक बहुत ही पावरफुल और खूबसूरत कॉन्सेप्ट सामने आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। नोट्स में समझाया गया है कि हमारा संविधान कोई पुरानी धूल भरी किताब नहीं है जिसे आज़ादी के बाद एक ग्लास केस में लॉक करके म्यूजियम में रख दिया गया हो। बल्कि ये एक लिविंग ट्री की तरह है, एक जीवित पेड़। बिल्कुल। जैसे जैसे समाज का मौसम बदलता है, नए विचार और नई चुनौतियां आती हैं, ये पेड़ भी उनके साथ ढलता है। मतलब ये अपनी नई शाखाएं निकालता है और जो पुरानी सूखी टालियां अब काम की नहीं रही उन्हें गिरा देता है। हाँ, और ये लिविंग ट्री एनालॉजी इस बात को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि कानून कोई स्टैटिक या रुकी हुई चीज नहीं है। एकदम सही। पर आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सवाल है जिस पर हम सबको ठहर कर सोचना चाहिए। समानता यानी इक्वालिटी का असल में मतलब क्या होता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या इसका मतलब ये है कि सबको बिल्कुल एक जैसा ट्रीट किया जाए? वही ना। सर्दी के मौसम में अगर एक इंसान ने पहले से ही 4 जैकेट पहनी है और दूसरा इंसान बिना कपड़ों के ठिठुर रहा है, तो क्या दोनों को एक एक ब्लैंकेट देना समानता है? बिल्कुल नहीं। उस ब्लैंकेट की जरूरत सिर्फ उस इंसान को है जो ठंड से कांप रहा। एग्जैक्टली। जो लोग हिस्टोरिकली सदियों से पीछे छूट गए हैं, जिन्हें इक्वल स्टार्टिंग लाइन तक आने का मौका ही नहीं मिला, क्या उन्हें एक एक्स्ट्रा सहारा देना, उन्हें आगे लाना असली समानता है? और इसी एक बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन ने आर्टिकल 15 के पूरे आकार को, उसकी पूरी किस्मत को तय किया है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के कोर मैकेनिक्स को समझते हैं। आर्टिकल 15 का जो सबसे पहला हिस्सा है, जिसे लीगल टर्म्स में आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहा जाता है, वो एक बहुत ही क्लियर मैंडेट देता है। हाँ, वो कहता है कि स्टेट यानी सरकार, गवर्नमेंट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन कानून की भाषा में हर एक शब्द का अपना एक वजन होता है, और यहाँ एक छोटा सा पर बेहद जरूरी शब्द छुपा हुआ है। वो शब्द है केवल, यानी ओनली। राइट। स्टेट केवल 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकती, और वो 5 ग्राउंड्स हैं: धर्म, मूल वंश यानी रेस, जाति, लिंग या सेक्स और जन्मस्थान। अब यहाँ थोड़ा ठहर कर इस ओनली शब्द के मैकेनिज्म को समझते हैं। ये शब्द कानूनी रूप से कितना बड़ा गेम चेंजर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये रूल को एब्सोल्यूट होने से रोकता है। बिल्कुल। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये ओनली शब्द नहीं होता
तो स्टेट कभी कोई क्वालिफिकेशंस सेट ही नहीं कर पाती। मतलब इस केवल का प्रैक्टिकल मतलब ये है कि इन 5 ग्राउंड्स के अलावा अगर कोई और लॉजिकल आधार है तो वहां डिस्क्रिमिनेशन या प्रॉपरली कहें तो डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। हाँ, जैसे अगर सरकार किसी साइंटिफिक रिसर्च जॉब के लिए सिर्फ उन लोगों को हायर करती है जिनके पास पीएचडी है। तो जिनके पास पीएचडी नहीं है वो ये नहीं कह सकते कि उनके साथ भेदभाव हुआ। एग्जैक्टली क्योंकि ये डिफरेंशिएशन एजुकेशन और योग्यता पर बेस्ड है, ना कि केवल रिलीजन या कास्ट पर। ये एक बहुत बड़ा नुआंस है जो दिखाता है कि इक्वालिटी का मतलब ब्लाइंड इक्वालिटी नहीं होता, उसमें एक रैशनल लॉजिक इन्वॉल्व होता है। लेकिन इस कानून का सबसे दिलचस्प और रेवोल्यूशनरी हिस्सा आता है इसके अगले क्लॉज में, यानी आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में। हाँ, जो इस बात को डिफाइन करता है कि ये कानून किस पर लागू होगा। आमतौर पर फंडामेंटल राइट्स का काम होता है आम नागरिक को सरकार की ताकत से बचाना, जिसे लॉ में वर्टिकल एप्लीकेशन कहते हैं। इमेजिन कीजिए एक वर्टिकल लाइन जहां ऊपर स्टेट है अपने पूरे पावर के साथ और नीचे एक आम नागरिक है। राइट। फंडामेंटल राइट्स उस नागरिक को स्टेट के अगेंस्ट एक शील्ड देते हैं, लेकिन आर्टिकल 15 का ये दूसरा हिस्सा एक हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन बनाता है। हॉरिजॉन्टल मतलब आमने सामने, एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच। मतलब ये कानून सिर्फ सरकार पर ही नहीं बल्कि आम नागरिकों यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स पर भी उतनी ही सख्ती से लागू होता है। इसे एक टेक्निकल फायरवॉल की तरह सोचिए। शुरू में लगता है कि फायरवॉल का काम सिर्फ कंप्यूटर को बाहर के हैकर्स यानी स्टेट से बचाना है। पर अगर मैलिशियस सॉफ्टवेयर पहले से ही कंप्यूटर के अंदर मौजूद हो तो सिस्टम को अंदर के खतरों से भी बचाना पड़ता है। बिल्कुल। जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो संविधान निर्माताओं को भारत की ग्राउंड रियलिटी बहुत अच्छी तरह पता थी। उन्हें पता था कि इस देश में ऐतिहासिक रूप से जो ऑपरेशन हुआ, जो भेदभाव हुआ, वो सिर्फ किसी राजा या ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया था। वो भेदभाव समाज के अंदर डीप रूटेड था। हमारी रिसर्च उस दौर के सोशल स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करती है। हाँ, इस देश में छुआछूत जैसी प्रथाएं सदियों से चली आ रही थीं। मान लीजिए एक गांव में अगर कोई अपर कास्ट व्यक्ति किसी मार्जिनलाइज्ड कास्ट के व्यक्ति को सार्वजनिक कुएं से पानी लेने से रोक रहा था, तो वो रोकने वाला व्यक्ति कोई सरकार नहीं था, वो एक प्राइवेट इंसान था। एकदम सही। अगर कानून सिर्फ स्टेट पर लागू होता तो गांव के उस कुएं पर आम नागरिक के साथ हो रहा वो भेदभाव लीगली चलने दिया जाता। इसीलिए कानून को ऑफिसेज की फाइल से निकालकर सीधे सड़कों, दुकानों, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, तालाबों और घाटों तक उतरना पड़ा। ये इंश्योर किया गया कि कोई भी आम इंसान किसी दूसरे आम इंसान को इन पब्लिक स्पेसेस का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। मतलब ये सिर्फ एक कानून का बनना नहीं था, ये अपने आप में एक सोशल रेवोल्यूशन था जो प्राइवेट बिहेवियर को सिविलाइज्ड करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। अब यहाँ तक सुनकर किसी को भी लग सकता है भी सब कुछ सेट हो गया, भेदभाव नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो गई। हाँ कि सब बराबर हैं। लेकिन सोसाइटी इतनी सिंपल कहाँ होती है। यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा टकराव यानी द फर्स्ट मेजर चैलेंज शुरू होता है। समानता और सामाजिक न्याय आमने सामने आकर खड़े हो गए। और ये कॉन्ट्रडिक्शन समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर कानून क्लियरली कहता है कि धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, तो फिर इसी देश में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए जाति के आधार पर स्पेशल प्रोविजंस या आरक्षण कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एक जनरल ऑब्जर्वर को तो यही लग सकता है कि ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। हाँ, शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए एक एक्सेप्शन रखा था। ये एक्सेप्शन इसलिए था क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल और सोशल वल्नरेबिलिटी यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड थी। लेकिन समाज के पिछड़े वर्गों के लिए ऐसी कोई क्लियर लाइन शुरू में नहीं थी। और इस एग्जैक्ट कॉन्ट्रडिक्शन का सबसे पहला टेस्ट हुआ 1951 के एक बेहद मशहूर और पाथ ब्रेकिंग लीगल बैटल में, जिसे चंपकम दुरईराजन केस कहा जाता है। बिल्कुल। ये केस भारत के लीगल इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। 1951 का साल था। भारत एक नया आजाद हुआ देश था। संविधान की स्याही अभी ठीक से सूखी भी नहीं थी। और तब मद्रास की सरकार ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में धर्म और जाति के आधार पर सीटें रिजर्व कर दी। उनका मकसद था उन वर्गों को आगे लाना जो पढ़ाई में पिछड़ गए थे। लेकिन जब इस रिजर्वेशन को कोर्ट में चैलेंज किया गया तो मद्रास सरकार ने कोर्ट में क्या डिफेंस दिया? उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी का हवाला दिया, विशेष रूप से आर्टिकल 46 का। अब ये डीपीएसपी क्या चीज़ है? इसे ऐसे समझिए कि डीपीएसपी सरकार के लिए एक विश लिस्ट
या न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह होते हैं। हाँ, ये संविधान में लिखे गए वो आइडियल गोल्स हैं जो सरकार को अचीव करने चाहिए, जैसे गरीबी हटाना या कमजोर वर्गों के एजुकेशन को प्रमोट करना। लेकिन इनकी एक खासियत होती है कि ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। मतलब अगर सरकार इन गोल्स को पूरा नहीं करती तो आम नागरिक कोर्ट जाकर सरकार पर केस नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ होते हैं फंडामेंटल राइट्स, जैसे हमारा आर्टिकल 15। ये ग्रेविटी के नियम की तरह है। हार्ड रूल्स हैं। अगर इनका वायलेशन होता है तो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। तो जब चंपकम दौराई-राजन केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने एक बहुत ही टेक्निकल रीडिंग की। कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी एक विश लिस्ट है, जबकि आर्टिकल 15 एक फंडामेंटल राइट है। और एक विश लिस्ट किसी हार्ड रूल को ओवरराइड नहीं कर सकती। बिल्कुल। जब आर्टिकल 15 क्लियरली कहता है कि कास्ट और रिलीजन के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो चाहे इंटेंशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जाति के आधार पर कॉलेज में सीटें रिजर्व नहीं की जा सकती। और कोर्ट ने मद्रास सरकार के उस ऑर्डर को खारिज कर दिया। इस सिंगल कोर्ट जजमेंट ने नए बनने वाले भारत की पॉलिटिक्स और सोसाइटी में एक भारी भूकंप ला दिया। सरकार और संविधान निर्माताओं को अचानक से ही बहुत कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी से काम नहीं चलेगा। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब है सबको एक जैसा समझना, जैसे सबको 8 नंबर का जूका दे देना, बिना ये देखे कि किसके पैर का साइज क्या है। क्या बात है, बहुत सही एनालॉजी है। लेकिन जहां लोग सैकड़ों सालों से पढ़ाई और संसाधनों से दूर रखे गए हैं, वहां उन्हें सब्सटैंटिव जस्टिस चाहिए। यानी जूता उस साइज का देना जो एक्चुअली उस इंसान को फिट आए, ताकि वो सही से चल सके। एग्जैक्टली। जब लॉ टेक्स्ट और सोशल रियलिटी आपस में टकरा गए तो पार्लियामेंट को उस कानून को बदलना पड़ा। और इसी वजह से 1951 में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला संशोधन द फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया। इसी अमेंडमेंट ने उस लिविंग ट्री में एक नई ब्रांच जोड़ी, जिसे हम आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कहते हैं। इस ब्रांच ने स्टेट को एक लीगली वैलिड टूल दिया, एक शक्ति दी कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और एसटी तथा एसटी की उन्नति के लिए स्पेशल नियम बना सकती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली कह रहा था कि इक्वालिटी का मतलब उन लोगों को एलिवेट करना भी है जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड हैं। बिल्कुल। पर दोस्तों, यहाँ इस एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर देना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। इन सोर्सेस का गहराई से विश्लेषण करते समय हमारा इरादा किसी भी राजनीतिक विचारधारा या आरक्षण के पक्ष या विपक्ष में कोई बायस दिखाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा फोकस प्योरली उस मैकेनिक्स और उस संवैधानिक प्रक्रिया पर है जो हमारे सोर्स मटेरियल में हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंट की गई है। सही कहा। हमारा काम उस एवोल्यूशन को रिपोर्ट करना है, उसे जज करना नहीं। तो चलिए टाइमलाइन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने का रास्ता खुल गया तो एक नया बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा हो गया कि अगर स्टेट को पिछड़े वर्गों को आगे लाना है तो उसकी लिमिट क्या होगी। राइट। क्या स्टेट इक्वालिटी अचीव करने के नाम पर 100% सीटें रिजर्व कर सकती है? अगर ऐसा हुआ तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही ध्वस्त हो जाएगा। और यहीं से डिबेट शुरू होती है कैप और क्रीमी लेयर की। 1973 में एक बहुत सिग्निफिकेंट केस आया, बालाजी बनाम मैसूर राज्य। इस केस की मैकेनिक्स को समझना बड़ा दिलचस्प है। मैसूर सरकार ने एक आदेश निकाला जिसमें उन्होंने लगभग 68% सीटें आरक्षित कर दी। साथ ही उन्होंने एक और नया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पिछड़े वर्गों के अंदर भी 2 कैटेगरीज बना दी, एक बैकवर्ड और एक मोर बैकवर्ड। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने एनालाइज होने गया तो कोर्ट को इक्वालिटी के बैलेंस को बचाना था। कोर्ट ने इस 68% के फिगर को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने एक क्लियर लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर दी कि रिजर्वेशन किसी भी हाल में 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। उनका लॉजिक था कि एक्सेप्शन कभी जनरल रूल को पूरी तरह निगल नहीं सकता। और पता है, इस बालाजी केस में उस दौर की कोर्ट ने बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड के इस सब क्लासिफिकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग एक यूनिट है, उसमें आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। और उसी समय पहली बार क्रीमी लेयर पर भी चर्चा हुई थी, जिसे उस वक्त कोर्ट ने असंवैधानिक ही माना था। लेकिन याद कीजिए हमारी शुरुआती एनालॉजी, संविधान एक लिविंग ट्री है। बिल्कुल यार। उसकी ब्रांचेस समय के साथ मैच्योर होती हैं। बिल्कुल। बालाजी केस की जो थिंकिंग थी वो लगभग 2 दशक बाद 1992 में आकर ड्रास्टिकली इवॉल्व हुई। और ये इवोल्यूशन हमें दिखा भारत के सबसे आइकॉनिक लीगल बैटल्स में से एक में, इंदिरा साहनी केस, जिसे आम जनता मंडल कमीशन केस के नाम से भी जानती है। इंदिरा साहनी केस ने आर्टिकल 15 और इक्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग को
एक नया डायमेंशन दिया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी केस के कुछ पुराने नियमों को पलट दिया और कुछ को सॉलिड तरीके से बरकरार रखा। 50% की जो मैक्सिमम लिमिट थी उसे कोर्ट ने सही माना और मेंटेन रखा, लेकिन जो सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल शिफ्ट आया वो था क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को स्वीकार करना। इसके पीछे का मैकेनिज्म समझिए। कोर्ट ने एनालाइज किया कि पिछड़े वर्ग के अंदर भी सब लोग बराबर पिछड़े नहीं हैं। कुछ लोग उस रिजर्वेशन का फायदा उठाकर आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी आगे बढ़ चुके हैं, यानी वो उस दूध की मलाई या क्रीमी लेयर बन चुके हैं। राइट। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और ये आगे बढ़ चुके लोग ही सारा रिजर्वेशन ले जाएंगे तो उसी कम्युनिटी के जो सबसे गरीब और सबसे मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कोर्ट ने डिसाइड किया कि इन क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन के फायदों से बाहर रखना पूरी तरह संवैधानिक है। ये अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं था, बल्कि ये जस्टिस को उसके राइट टारगेट तक पहुंचाने का एक प्रिसिजन टूल था। और साथ ही कोर्ट ने बालाजी केस के विपरीत पिछड़े वर्गों के भीतर उपवर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन को भी एक वैलिड लीगल मैकेनिज्म मान लिया। और जैसे जैसे सोसाइटी का आकार बदला, ये लिविंग ट्री आगे और फैलता गया। हम देखते हैं कि बाद में संविधान में और भी अमेंडमेंट्स आए। हाँ, नए क्लॉजेस जोड़े गए, जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जिसने इस स्पेशल प्रोविजन को प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक एक्सटेंड कर दिया। और बिल्कुल हाल ही की हिस्ट्री में एक और सब क्लॉज जोड़ा गया जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या ईडब्ल्यूएस को भी इस फ्रेमवर्क के दायरे में ला दिया। ये कंटिन्यूअसली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे कानून एक पत्थर पर लिखी लकीर नहीं बल्कि एक अडेप्टिव मैकेनिज्म है। चलिए अब इस चर्चा को एक ऐसी दिशा में ले चलते हैं जो अक्सर पब्लिक डिबेट में थोड़ा पीछे छूट जाती है। जब हम डिस्क्रिमिनेशन या इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमारा ध्यान तुरंत जाति या एजुकेशन पर चला जाता है। लेकिन हमारा प्राइमरी सोर्स हमें मजबूती से याद दिलाता है कि आर्टिकल 15 सिर्फ रिलीजन या कास्ट तक लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल, ये कानून लिंग यानी सेक्स या जेंडर के आधार पर भेदभाव को भी उतनी ही सख्ती से रोकता है। और यहाँ आकर कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का वो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल और ड्रामेटिक तरीके से सेंटर स्टेज पर आता है। हाँ, इस जेंडर एस्पेक्ट मैकेनिज्म को ठीक से एनालाइज करने के लिए हमें हिस्ट्री के कुछ पुराने पन्नों को पलटना होगा और 2018 के एक एब्सोल्यूट लैंडमार्क डिसीजन पर रुकना होगा, जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ। इस स्पेसिफिक केस में इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की एक बहुत ही पुरानी और कंट्रोवर्शियल धारा को चैलेंज किया गया था, सेक्शन 497। हाँ, ये धारा व्यभिचार यानी एडल्ट्री को एक क्रिमिनल ऑफेंस मानती थी। अब सरफेस लेवल पर किसी को भी लग सकता है कि मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में फिडिलिटी या वफादारी को कानून से एनफोर्स करना तो अच्छी बात है। तो फिर सेक्शन 497 असंवैधानिक क्यों मानी गई और खास तौर पर महिलाओं के अधिकार के पर्सपेक्टिव से इस कानून में क्या खराबी थी? इसके लिए हमें इस कानून की मैकेनिक्स और इसके पीछे की एनाटॉमी को डीपली समझना पड़ेगा। अगर इस कानून के टेक्स्ट को बारीकी से पढ़ा जाए, जो फॉर्चुनेटली अब आईपीसी से स्क्रैप हो चुका है, तो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पैटर्न नजर आता है। सेक्शन 497 के हिसाब से अगर एक शादीशुदा महिला किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन में थी तो कानून उस दूसरे व्यक्ति को अपराधी मानता था। लेकिन यहाँ कैच ये था कि उस दूसरे व्यक्ति ने अपराध इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने कोई इमोशनल ट्रस्ट तोड़ा, बल्कि उसने अपराध इसलिए किया क्योंकि उसने पति की इजाजत के बिना उस रिलेशन को एस्टैब्लिश किया। सोचिए इसका अंडरलाइंग लॉजिक क्या है। कानून महिला को जेल में नहीं डाल रहा था, एक तरह से उसे इम्यूनिटी मिल रही थी। लेकिन ये इम्यूनिटी कोई प्रिविलेज या फायदा नहीं था यार, ये इम्यूनिटी एक इंसल्ट थी। एग्जैक्टली। क्योंकि ये इम्यूनिटी इस विक्टोरियन और डीपली पेट्रियार्कल सोच पर आधारित थी कि पति अपनी पत्नी का मालिक है, कि पत्नी की अपनी कोई आजाद मर्जी नहीं है, उसकी अपनी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, वो इतनी सक्षम नहीं है कि उसे उसके डिसीजंस के लिए अकाउंटेबल ठहराया जा सके। इस कानून के हिसाब से महिला इंसान नहीं बल्कि अपने पति की एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसे कानून प्रोटेक्ट कर रहा था। शिवेलरी के नाम पर बनाया गया ये कानून असल में महिलाओं के अधिकार का एक पिंजरा था। जब ये मामला 2018 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो उन्होंने उसे उस एक्सरे मशीन में नहीं डाला जहां सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। उन्होंने इसके पीछे की पैथोलॉजी को देखा। कोर्ट ने वही हवाला दिया जिसकी बात हमने शुरू में की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या संवैधानिक नैतिकता। सामाजिक परंपरा या सोसाइटी की कॉमन मोरालिटी क्या कहती है,
इससे संविधान को फर्क नहीं पड़ता। संविधान की मोरालिटी ये क्लियरली डिफाइन करती है कि औरत और आदमी इक्वल सिटीजन्स हैं। किसी एक को दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इस डिस्क्रिमिनेशन की रूट कॉज को आइडेंटिफाई किया और इस पुरानी धारा को पूरी तरह से रद्द कर दिया। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में क्लैरिफाई किया कि ये कानून महिलाओं को समान दर्जा देने से रोकता है, उनकी इंडिविजुअल डिग्निटी को ठेस पहुंचाता है। और इसलिए ये सीधे तौर पर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 का एक बहुत बड़ा वायलेशन है। ये जजमेंट सिर्फ एक कानून का हटना नहीं था, ये एक फिलॉसफिकल जीत थी, जहां उस लिविंग ट्री ने एक 150 साल पुरानी सड़ी हुई विक्टोरियन ब्रांच को काटकर फाइनली अलग कर दिया था। तो दोस्तों, जब हम इस लंबी और डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन के आखिर में खड़े होकर पीछे देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है कि आर्टिकल 15 का सफर कितना टर्ब्यूलेंट और कितना डायनामिक रहा है। ये कहानी सिर्फ एक कागजी समानता से शुरू हुई थी, जहां आम लोगों को लगता था कि बस संविधान में एक सेंटेंस लिख देने से कि भेदभाव नहीं होगा, सदियों पुरानी चीजें रातों रात ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसे कि रियलिटी होती है, सच्चाई बहुत अलग थी। इसलिए ये सफर वहां रुके रहने के बजाय लड़ा और आगे बढ़कर सच्चे सामाजिक न्याय तक पहुंचा। आज के इस कॉम्प्लेक्स समाज में आर्टिकल 15 एक दोधारी तलवार की तरह ऑपरेट करता है, लेकिन इसका दोनों दिशाओं में फंक्शन बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव है। एक तरफ ये पावरफुल स्टेट को और आम नागरिकों को किसी भी इंसान के साथ उसकी जाति, उसकी धर्म या उसके लिंग के आधार पर प्रेजुडिस्ड भेदभाव करने से रोकता है। और दूसरी तरफ वही कानून स्टेट को एक ताकत और एक मॉरल ड्यूटी देता है कि वो समाज के उन दबे कुचले वर्गों को ऊपर उठाने के लिए सकारात्मक कदम उठाएं, जिन्हें इस देश के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ने सदियों तक पीछे रखा। आज हमने केसेस को डिस्कस किया, प्रिंसिपल्स को समझा और फॉर्मल तथा सब्सटैंटिव जस्टिस के बीच की वो पूरी बैटल देखी। लेकिन सुनने वालों, इस एक्सप्लोरेशन को खत्म करने से पहले एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, एक विचारणीय प्रश्न है जो इस सोर्स मटेरियल को आगे की तरफ पुश करता है। और इस सवाल को अकेले में बैठकर एनालाइज करना बहुत फैसिनेटिंग हो सकता है। बिल्कुल। जैसा कि हमने देखा, कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट स्पष्ट रूप से उन 5 आधारों की लिस्ट बनाता है: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। ये वर्ड्स 1950 में लॉक किए गए थे। लेकिन वक्त ठहरा हुआ नहीं है। राइट, वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और समाज की कॉम्प्लेक्सिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं। आज हमारा समाज 21वीं सदी की एकदम नई डिजिटल, टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबल चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वक्त आ गया है कि इस हिस्टोरिकल लिस्ट को एक्सपैंड किया जाए? नवतेज सिंह जौहर केस की हिस्ट्री उठाकर देखिए, जहां उस लिविंग ट्री ने यौन रुझान यानी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की डिग्निटी को एक्नॉलेज किया और उसे डिस्क्रिमिनेशन का आधार मानने से इनकार किया। तो भविष्य का एक्सरे कैसा दिखेगा? क्या आने वाले 50 सालों में इस लिविंग ट्री को कुछ नई जमीनों पे अपनी शाखाएं फैलानी पड़ेंगी? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी कंट्रोल कर रहे होंगे, तो क्या जेनेटिक्स यानी आपका नेचुरली इनहेरिटेड डीएनए कैसा है, या एआई की दुनिया में एल्गोरिदम बेस्ड डेटा प्रोफाइलिंग जैसे आधुनिक आधारों को भी इस आर्टिकल 15 की संवैधानिक ढाल के अंदर ऐड करना पड़े, पर हेल्थ इंश्योरेंस देने से मना न कर सके? समानता और भेदभाव निषेध का ये पेड़ आगे कितना गहरा और कहां तक फैलेगा, ये देखना कानूनी इतिहास और आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल सही बात है। और इसी सोचने पे मजबूर कर देने वाले ख्याल के साथ हम आर्टिकल 15 के मैकेनिज्म और उसकी हिस्ट्री की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया दोस्तों। कीप क्वेश्चनिंग द रूल्स एंड कीप एक्सप्लोरिंग द रियलिटीज बिहाइंड देम।